हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। होप सो आप सभी ने फर्स्ट यूनिट जो है सॉलिड स्टेट्स को बहुत अच्छे से कर लिया होगा और आपको वो समझ में भी आ गया होगा। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, सॉल्यूशंस। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limit. Solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture. ये mixture homogeneous mixture आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, देन आपने 11th में भी किया हुआ। What is the homogeneous mixture? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है कि जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हो तो थ्रू आउट मिक्सचर उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म। दैट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर। उस कैटेगरी में आपके सोल्यूशंस आते हैं, वो आपस में केमिकली नॉन रिएक्ट करते हैं, उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है कुछ लिमिट्स के अंदर जो है वो वैरी करती है। तो दीज आर द सोल्यूशन। दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी ऑफ द फिजिकल मैथड। जो आपका ये होमोजेनियस मिक्सचर है जिसको आप सोल्यूशन बोलते हो, इसको आप जो है किसी भी फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऐसा कुछ भी तरीका आप जो है यहाँ पे लगा के आप इसको जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। फर्दर सॉल्यूशंस हैज़ टू कंपोनेंट, वन इज द सॉल्यूट एंड अदर इज द सॉल्वेंट। it is the that component of the solution which is present in the larger amount by mass than other। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे मतलब अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा अदर की कंपैरिजन में, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन ले लिया, सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्ट लेस अमाउंट में रहेगा, वाटर मोर अमाउंट में, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और जो सॉल्ट है वो क्या है? सोल्यूट है। इट मीन्स कि आप कह सकते हो द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इज नोन एज सोल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच द पर्टिकुलर सब्सटेंस गेट डिजोल्व इज नोन एज द सॉल्वेंट। यानी कि जिस चीज़ को आप डिजोल्व करते हो वो आपका सोल्यूट होता है और जिस में डिजोल्व करते हो वो आपका क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ये इसलिए आप ध्यान से कर लो क्योंकि जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल में बड़ी कन्फ्यूज़न होगी कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कैसा है, हमें कैसे पता चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, जिसको डिज़ोल्व करेंगे वो आपका सोल्यूट होगा, जिस में डिज़ोल्व करेंगे वो आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ओके, अ सोल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सोल्यूट डिज़ोल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड द बाइनरी सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या होता है, केवल एक सोल्यूट होता है जिसको एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया गया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। आपको पता है बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो दो कंपोनेंट का मिक्सचर है जिसमें एक ही सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट, तो आपका क्या होगा? बाइनरी सोल्यूशन। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि सोल्यूशन के अंदर जरूरी नहीं है कि दो चीज़ों हो, दो या दो से ज़्यादा हो सकती, टू और मोर। ओके, तो जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे कि ओनली वन सोल्यूट है, उसको हमने सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है, वो बाइनरी सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, बाइनरी सोल्यूशन, क्योंकि इसमें एक ही आपका सोल्यूट है सॉल्ट जिसको आपने क्या किया हुआ है? वाटर में डिजोल्व किया हुआ है। सिमिलरली शुगर इन वाटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन। सॉल्यूशंस इन वाटर इज कॉल्ड द एक्वा सोल्यूशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है बेटा, जो बच्चे मेरे पास स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं, कि एक्वा सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का वाटर में सोल्यूशन। जो ये आपका वर्ड है एक्वा, एक्वा वर्ड वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका एक्वा गार्ड आता है, वाटर प्यूरीफायर होता है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। तो ये एक्वा वर्ड जो होता है हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं, एक्वस वहीं से ओरिजिनेटेड है। तो जैसे अगर मैंने सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो वो सॉल्ट का क्या होगा? एक्वा सोल्यूशन। शुगर को वाटर में डिजोल्व किया तो वो शुगर का क्या होगा? एक्वा सोल्यूशन। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वाटर में जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वा सोल्यूशन। और अगर वाटर के अलावा जो आपका सॉल्वेंट है वो कुछ और यूज़ होता है तो वो नॉन एक्वा सोल्यूशन होते हैं। अब कुछ और क्या हो सकता है? सॉल्वेंट, वाटर के अलावा कुछ और सॉल्वेंट भी हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकते हैं, जिनको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हो। दीज आर द बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये भी आपके सॉल्वेंट होते हैं।
अगर किसी भी चीज़ को इन चीज़ों में आप डिज़ोल्व करके जो है, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसमें आपका सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर नहीं होता है, वाटर के अलावा ये चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि बाइनरी सोल्यूशन क्या है, एक्वस सोल्यूशन क्या है एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो है वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे जो है आपका यहाँ पे सोल्यूशन है, तो अगर हम उस पे क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपके 9 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, ये टेबल बहुत यूज़फुल है आपके लिए। यहाँ पे मैंने सोल्यूट, सॉल्वेंट, किस टाइप का सॉल्व बनाते हैं और उनके क्या एग्जाम्पल है। जैसे सॉलिड सोल्यूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट है, तो सॉलिड और सॉलिड, ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सोल होगा, सॉलिड इन सॉलिड। तो यहाँ पे आपकी क्या आती हैं, एलॉय। एलॉय क्या होती हैं आपकी, जो मेटल का मिक्स, जैसे कि ब्रास हो गया आपका, ब्रॉन्ज हो गया आपका, स्टेनलेस स्टील हो गया, इसमें क्या होता है, सॉलिड मेटल ही सॉलिड में मिक्स होती हैं। आपने वैसे भी एलॉय का डेफिनेशन स्टार्टली पढ़ रखी है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज नोन एज द alloy. Second is liquid solid. Liquid is solute and solid is solvent. Means कि liquid in solid sol बना. For example, hydrated salt, amalgams. Hydrated salts क्या होते हैं? Hydrated salts आपके होते हैं, for example आपने यहाँ पे लिया copper sulfate and इसके साथ 5 molecule of water. Either आप अलम का फॉर्मूला लेते हो K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये आपके जो सॉल्ट्स हैं जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, दीज आर द हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये भी एक एग्जांपल होते हैं लिक्विड इन सॉलिड। एंड नेक्स्ट थिंग इज द अमलगम। व्हाट इज अमलगम? द एलॉय ऑफ मर्करी इज नोन एज द अमलगम। अमलगम वर्ड किसके लिए होता है? मर्करी की एलॉय के लिए। सपोज करो आपको बोला गया मर्करी इन सोडियम अमलगम, मरकरी सोडियम अमलगम हो गया, मरकरी जिंक अमलगम हो गया। तो मेटल्स में जो आपका मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड अगर वो सोडियम के साथ या किसी भी पर्टिकुलर मेटल के साथ उसका अमलगम आप लेते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो मरकरी होगा वो आपका सोल्यूट होगा, एंड जो सोडियम है वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। तो दिस इज अ लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सोल। नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड टाइप, जिसमें आपका जो गैस होगा वो आपका सोल्यूट है, एंड सॉलिड जो है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है। तो उसमें डिज़ोल्व गैसेस जो होती हैं मेटल के अंदर, या आप रिडक्शन करते हो तो आप लिखते हो हाइड्रोजन H2 इन प्लैटिनम, प्लैटिनम निकल। तो ये चीज़ आपका है यहाँ पे। ये जो 3 तरह के आपने सोल्यूशन किए हुए हैं 1, 2 और ये 3 वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल्यूशन। दे आर नोन एज द सॉलिड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। अवर नेक्स्ट सोल्यूशन इज, जिसमें आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, लिक्विड है। तो ये तो बहुत कॉमन हो गया है ना, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर एंड एनीथिंग, यूरिया इन वाटर, नेफ्थलीन बॉल्स इन वाटर। जैसे आपका ये सारा है, आप डिजोल्व करते हो तो ये जो आपका है ये आपका क्या है, सॉल्ट वाला, ये आपका सॉलिड इन लिक्विड, इसमें आपका सॉलिड क्या है, सोल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। बहुत कॉमन है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में यानी कि आपका जो सोल्यूट होगा वो भी लिक्विड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा। फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, जो इथेनॉल होता है, जब आप इसको वाटर में डालते हो तो वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो वो इवन लाइम वाटर, नींबू का पानी बनाते हो, उसमें जो नींबू का रस होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड ही आपका सोल्यूट है एंड लिक्विड ही आपका सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है गैस, सोल्यूट होगा, लिक्विड आपका सॉल्वेंट होगा। तो गैस इन लिक्विड, इसमें आपका एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स का मतलब कि जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, थम्स अप हो गया, पेप्सी होगी, एनीथिंग एज, उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो अंडर प्रेशर जो होती है उस बॉटल में फिल होती है। जब आप उसको प्रेशर को रिलीज़ करते हो गैस बाहर आती है। इसके भी यहाँ पे आप जो है अपना जो है एक अभी लॉ करने वाले हो, हेनरी लॉ, इसी चैप्टर में करोगे। और ऑक्सीजन इन वाटर की, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं या मेराइन वाले जो भी हैं, जो समुद्र में रह रहे हैं या फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, वो सारे क्या करते हैं, आपके वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है तो वहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर मोर अमाउंट में, मीन्स क्या हुआ, गैस इन
लिक्विड। तो ये जो 3 तरह के आपने यहाँ पे जो है ये सोल्यूशंस किए हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड सोल्यूशन। इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। पहले वाले सॉलिड सोल्यूशन थे और ये वाले 3 क्या है, लिक्विड सोल्यूशन है। नाउ 7 टाइप का है, जिसमें आपका जो सॉलिड होगा वो सोल्यूट होगा और गैस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉलिड इन गैस, ओके, सॉलिड इन गैस ये आपने कहीं लिखा हुआ है, जैसे आयोडीन वेपर इन एयर। कई बार जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपको विजिबल नहीं होते, पर वो भी यूनिफॉर्मली जो होते हैं एयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो भी आपका एक टाइप का सोल्यूशन है। लिक्विड इन गैस, यस, लिक्विड इन गैस, यस। ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, वो लिक्विड कम अमाउंट में है और जो है आपका एयर ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो ये गैस इन गैस, गैस वाला जिसमें आपका गैस ही सल्यूट है, गैस ही सॉल्वेंट है, यस। एयर, जो आपके एटमॉस्फेरिक एयर है, इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस ज़्यादा प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है आप उसको ले सकते हो कि वहाँ पे ये एज ए जो है वो वर्क कर सकती है सोल्यूट, और नाइट्रोजन क्या है, एज ए सॉल्वेंट है। तो ये आपके 9 टाइप्स के सोल्यूशन थे, और ये जो लास्ट वाले 3 सोल्यूशंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, गैसियस सोल्यूशन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। 3 कैटेगरी, जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट है वो सॉलिड सोल्यूशन है, जिसमें लिक्विड एज ए सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है वो लिक्विड सोल्यूशंस है, और जिसमें गैस एज ए सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है वो आपका गैसियस सोल्यूशन है। तो टोटल 9 टाइप के आपने सोल्यूशन यहाँ पे किए हैं, हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी है। उसके बाद जो आपका लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का मतलब ये जो 5th टाइप वाला आपने किया, जिसमें लिक्विड ही सल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है, उसको क्लासीफाई किया गया 3 टाइप्स में। कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड, कम्प्लीटली मिसिबल का मतलब कि जब आप 2 लिक्विड्स को मिलाते हो वो आपस में जो है ये तो वैसे सोल्यूशन है, हम यहाँ पे मिक्सचर की बात करेंगे बेटा, क्योंकि मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है, लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो जो है सिर्फ होमोजीनियस होता है। तो ये जो लिक्विड लिक्विड आपका ऊपर है वो इसमें एक टाइप आएगा जो ये वाला है, मिसिबल वाला, ओके। तो जब आपका 2 आप सॉल्वेंट लेते हो या 2 लिक्विड्स लेते हो, वो आपस में एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, मिसिबल लिक्विड। इसमें या तो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों पोलर होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर आपने 11th क्लास में किया हुआ है, 5th चैप्टर में। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे पूछ लेना। तो ये जो होते हैं कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अल्कोहल इन वाटर, लाइम वाटर इन वाटर, इस तरह से होता है। कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड, जब आप एक लिक्विड पोलर ले लो और दूसरा नॉन पोलर ले लो और उनको मिक्स करो, तो वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, सेपरेट लेयर बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं कम्प्लीटली इमिसिबल लेयर। इसका एग्जाम्पल आपका होता है ऑयल इन वाटर। अब इसमें ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर क्या है, पोलर है। तो जब आप क्या करते हो, ऑयल को वाटर के अंदर डालते हो, तो आप ये देखते हो कि जो आपका ऑयल है वो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, और वो अपनी क्या करता है, एक सेपरेट लेयर बना लेता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर जाता है और जो वाटर होता है वो नीचे होता है। तो दीज आर द कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड, ओके। नाउ आवर थर्ड कैटेगरी इज पार्शली मिसिबल लिक्विड। पार्शली का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट, ओके। पार्शली का मतलब कभी भी यहाँ पे हाफ से नहीं होता है, पार्शली का मतलब आप इनकम्प्लीट से लेते हो। तो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स में क्या होता है, व्हेन 2 लिक्विड्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर इन नेचर एंड नॉट कम्प्लीटली डिसिमिलर नेचर, ना तो वो पूरी तरीके से अलग है, ना ही कम्प्लीटली पूरी तरीके से एक जैसे हैं, मतलब थोड़ा बहुत सेम भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है। तो उस केस में होता है वो सम लिटिल अमाउंट डिजोल्व हो जाता है, कुछ नहीं भी होता, तो उसको हम क्या करते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। फॉर एग्जांपल ईथर इन वाटर। ईथर जो होता है थोड़ा बहुत जो है वाटर के साथ डिजोल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, बाकी वो डिजोल्व नहीं होता है। तो ये आपके सॉल्यूशंस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। हम करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके पेपर में इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं और थोड़े से बहुत रीजनिंग बेस्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो आपने ये चीज़ करी हुई है जो है 11th क्लास में, मुझे जो है थोड़ा सा आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, आपने फर्स्ट चैप्टर में वहाँ पे कर रखी है। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि आपका सोल्यूट का कितना अमाउंट है जो कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है सोल्यूशन में, उसको आप कहते हो कंसंट्रेशन। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने सोल्यूट कहीं पे ज़्यादा ऐड करा हुआ है तो वो हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, अगर कम ऐड किया है सोल्यूट तो वो लो कंसंट्रेशन वाला है। मतलब टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन पर्टिकुलर नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस कंसंट्रेशन को हम वेरियस वे में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
फर्दर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 पार्ट्स की बात करते हैं, ये 3 टाइप्स के हैं, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास और वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट। मास परसेंटेज क्या होती है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है डिवाइड बाय टोटल सोल्यूशन का मास कितना है डिवाइड बाय 100, यानी कि ये भी ग्राम में ले लोगे आप, ये भी ग्राम में ले लोगे और 100 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, यानी इसको आप लिक्विड फॉर्म में लोगे, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये भी लिक्विड में लोगे, ये भी लिक्विड में लोगे, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे। मास बाई वॉल्यूम में आप जो फर्स्ट वाला लोगे, यानी कि मास ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई द 100। तो इसमें ये भी मास है, ये भी ग्राम में है, इसमें ये भी ml में होगा, ये भी ml में होगा, इसमें ये ग्राम में होगा और ये किस में होगा, आपका ml में होगा। मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं क्योंकि परसेंटेज के लिए आप 100 से ही मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हो, परसेंटेज का मतलब ही 100 पार्ट्स में होता है। तो ये आपकी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है जिसको आप क्या बोलते हो, परसेंटेज। नाउ सेकेंड इज स्ट्रेंथ, ये आपने बेटा सारा +1 में किया हुआ है। स्ट्रेंथ क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने डेसीमीटर क्यूब भी लिया है। बेटा आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ पे आपका कहीं बार सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता है तो वो हम ml से लिख लेते हैं, और अगर आपका डेसीमीटर क्यूब आएगा न्यूमेरिकल में तो उसको हम लीटर के इक्विवेलेंट आपका लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हमेशा न्यूमेरिकल करते हुए भी ध्यान रखोगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये आपका क्या है, सोल्यूट का कितना अमाउंट ग्राम में 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। ये आपने 11th क्लास में जब टाइट्रेशन करते थे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं कि 1 लीटर जो आपका सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट कितने ग्राम जो है वो प्रेजेंट है। ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर, इसको आप ग्राम लीटर इनवर्स में भी ऐसे लिख सकते हो। तो स्ट्रेंथ क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब। ये सारा आपने किया हुआ है, हम जस्ट एक रिवीजन ले रहे हैं। मोलैरिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल M। मोलैरिटी क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, जो भी उसका मास होता है, गिवन मास डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास, जो कंपोनेंट का आपको मास दिया होगा ये जो है। तो इस चीज़ को आप अगर यहाँ पे पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे गिवन मास डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास, और जो लीटर है उसको ग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे सोल्यूशन का लोगे। सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है कभी आप जो सॉल्वेंट का, और वो ml के अंदर आ जाएगा। ओके, जो आपकी ये मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ या घटाने के साथ जो होता है वो चेंज होता रहता है। दैट्स वाई मोलैरिटी में अगर हमें सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसको उसी टाइम यूज़ करना है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज वहाँ पे नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, वैसे अगर आपके पास जो कंपाउंड होगा वो आयनिक होगा, NaCl, KCl इस तरह से, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फॉर्मेलिटी करते हो। क्योंकि बेटा क्या होता है कि सिंपल आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपने बोल दिया कि आपके पास जो है सपोज करो H2SO4 है, तो इसको तो आप मॉलिक्यूल बोलोगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हो उसका, लेकिन NaCl होता है तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते, इसका क्या निकालते हो, फॉर्मूला मास निकालते हो, क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में होते हैं तो उनका, तो उसमें मोलैरिटी की जगह फॉर्मेलिटी होती है, बिल्कुल सेम है। जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय F। तो ये सेम वही है जो मोलैरिटी, सिर्फ वहाँ पे आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लेते, उनका फॉर्मूला मास लेते हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, टोटल 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूशन का मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसके अंदर सोल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यू हैव क्वेश्चन व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट। सो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो भी आपका सल्यूट का मास होता है उसको उसके इक्विवेलेंट मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप निकालने के लिए क्या करोगे, गिवन मास डिवाइड बाय द इक्विवेलेंट मास, हमने ग्राम इक्विवेलेंट के बेस के पुट किया, और ये लीटर है इसको ml में कन्वर्ट किया तो 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो ये आपने वॉल्यूम सोल्यूशन का यहाँ पे ml में लिया। अब ये इक्विवेलेंट मास होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करते हैं। सपोज हमें किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना हुआ तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, कि मान लो मैंने ऑक्सीजन का जो है इक्विवेलेंट मास निकालना हुआ तो ऑक्सीजन की जो है जो आपका मास होगा वो कितना होगा, 16 होता है एटॉमिक मास, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। तो ये ऐसे करके आ जाएगा। एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय द बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी क्या होती है, किसी भी एसिड के अंदर ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, वो चीज़ क्या होता है, उसकी बेसिसिटी होती है। ओके, जैसे कि आपका जो H2SO4 है उसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो उसकी जो है वो 2 है। HCl की जो बेसिसिटी है वो क्या है, 1 है। बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। बेस की एसिडिटी का मतलब क्या है कि कितने OH ऐसे हैं उस बेस के अंदर जिसको हम रिप्लेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने KOH लिया तो इसके पास एक ही OH है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, जिसकी एसिडिटी क्या है 1। लेकिन अगर मैंने MgOH का ट्वाइस लिया, यहाँ पे 2 हैं OH जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे जो इसकी बेसिसिटी है, सॉरी एसिडिटी है बेस की, वो कितनी है यहाँ पे आपकी, ये 2 है। ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ सॉल्ट। पॉजिटिव वैलेंसी लेते हैं बेटा, वो तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा लिया गया है, उसमें से आप कोई भी वैलेंसी ले सकते हो विदाउट साइन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, जब ये ब्रेक करेगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये वाली वैलेंसी आपने यहाँ पे लेनी है। आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमने उसके आगे सिंबल नहीं यूज़ करना ताकि आपकी कैलकुलेशन में वो ना हो, इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस ना आए सिंबल की वजह से, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैलेंसी की ही बात की हुई। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, अगर कोई आयन है जैसे कि आपने निकालना है सोडियम पॉजिटिव हो गया या बेरियम 2 पॉजिटिव हो गया इनकी, तो फॉर्मूला मास ऑफ आयन, देखो इनके केस में हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कुछ नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो इसका कितना मास है 23 डिवाइड बाय द चार्ज। जैसे +1 सोडियम पे है, बेरियम पे 2 पॉजिटिव है, या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इस तरह से करके हम इक्विवेलेंट मास आयन का निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको पता है कि आपने किया है कि जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन में हेल्प करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको निकालने के लिए उस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का या तो मॉलिक्यूलर मास ले लोगे, अगर सपोज करो जिंक है वो एक्ट कर रहा है तो जिंक का मास या कुछ भी, और कितने इलेक्ट्रॉन, अगर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन का वो लॉस कर रहा है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है एक मॉलिक्यूल, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, ये तो रहा आपका जो है इक्विवेलेंट मास नॉर्मेलिटी का। अब रिलेशनशिप क्या है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और ये किसके इक्वल होती है, बेसिसिटी या एसिडिटी के इक्वल होती है ना। ये आप जैसे लिखते हो ना कि आप लिखते हो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी या एसिडिटी, तो अगर ये यहाँ आएगा तो ये बेसिसिटी या एसिडिटी के इक्वल हो जाएगा। सो आप कह सकते हो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ ए बेस इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ एसिडिटी। ये दोनों जो आपको यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखवाई हुई है नॉर्मेलिटी की, एसिड और बेस की, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी बेटा। कब होंगी, जिस टाइम आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे होगे, वहाँ पे आपका एक चीज़ नॉर्मल दिया होगा, दूसरा चीज़ मोलर दिया होगा, पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए या तो दोनों को नॉर्मेलिटी में लेना है या तो दोनों को मोलैरिटी में लेना है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। ओके, तो यहाँ से वो हेल्पफुल होगी।
जैसे नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 है, अब मान लो मुझे जो है H2SO4 मोलैरिटी में दिया है, मैंने उसको नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 क्यों किया है? क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है। H2SO4 के पास जो 2 हाइड्रोजन है उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी मोलैरिटी आपकी आ जाएगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोलैलिटी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोलैलिटी। ये पीछे जो किया था वो क्या था आपका? पीछे जो हमने किया था वो आपका क्या था? मोलैरिटी था। देखो यहाँ पे R आई है, यहाँ पे L आई है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। वहाँ पे आपका 1 लीटर सोल्यूशन था, यहाँ पे 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट है, मास है, तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास लिया जा रहा है, सोल्यूशन का मास नहीं लिया जा रहा है। जो पीछे आप कर रहे थे वहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया गया, या आपने जो है मोलैरिटी किया था, वहाँ मोलैरिटी किया था, वहाँ पे भी यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया गया था। बट इस केस में यहाँ पे हम सॉल्वेंट का मास लेंगे। सॉल्वेंट मतलब जो आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट इन kg। ओके, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास, और उसको kg को अगर आप ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इक्वेशन हो जाएगी मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय द 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आई एम रिपीटिंग मोर टाइम, it is solvent not solution, so please note this। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका सॉल्वेंट का मास है या किसी भी चीज़ का जो मास होता है, वो मास आपका जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। सपोज करो अगर किसी चीज़ कोई आपने 5 kg कोई भी सब्सटेंस लिया, तो टेम्परेचर चाहे माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, तो आपका जो मास होगा वो टेम्परेचर के साथ कभी भी चेंज नहीं होता। इट मीन्स जो यहाँ पे आपकी मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए हम सोल्यूशन जो है वो मोलैलिटी में बनाना जो है वो प्रेफर करते हैं। नाउ 6 इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट। सपोज करो, इसको समझने के लिए सिर्फ अपना ध्यान रखो कि इसको हम x से डिनोट करते हैं। मान लो मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं A और B, मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो जैसे मैंने A के नंबर ऑफ मोल्स Na ले लिए, B के नंबर ऑफ Nb ले लिया, तो XA क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, जो कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैंने B का मोल फ्रैक्शन निकालना हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी तो हमने ये बाइनरी सोल्यूशन लिया है। मान लो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट होते, A B C D, मतलब कोई भी हो सकते थे, A B C D अप टू I। तो I का मतलब इनफाइनाइट तक अगर गए, तो जिस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वो Na प्लस Nb Nc Nd एंड सो ऑन, जितने भी होंगे वो आपने नीचे क्या कर देना है? ऐड कर देना है। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। नाउ द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 है कि किसी भी सोल्यूशन के का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो टोटल कितना होता है? 1 होता है, यूनिटी होता है। जैसे XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो या अगर ज़्यादा है तो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है, नंबर ऑफ मोल्स नीचे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट आपकी मोल होती है। मोल से मोल कैंसिल होगी तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। सेम मास फ्रैक्शन भी है कि मास फ्रैक्शन निकालने के लिए जिस कंपोनेंट का आपने मास निकालना है उसका मास डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मास प्रेजेंट इन द सोल्यूशन या टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। तो ये आप इस तरह कर लोगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन। इसको भी x से डोनेट करते हैं बाइनरी सोल्यूशन के लिए। WA मतलब क्या है? कंपोनेंट A का मास है, WB कंपोनेंट B का मास है, तो इसको हमने यहाँ से डिवाइड करके निकाल लिया। और मास फ्रैक्शन भी किसी भी कंपोनेंट का क्या होता है आपका? वो होता है कि 1 के इक्वल होता है। मास फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मास परसेंटेज आ जाती है, क्योंकि मास परसेंटेज में
सल्यूट का मास डिवाइड बाय द सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हो, तो यहाँ पे ये सल्यूट का मास आ गया, एक कंपोनेंट का डिवाइड बाय द सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो। तो अगर कंपोनेंट ए की मास परसेंटेज निकालनी है तो कंपोनेंट ए का मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द 100। ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि मास की वेट की यूनिट ऊपर आएगी, वेट की यूनिट नीचे आएगी, न्यूटन से कैंसिल हो जाएगी। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास की यूनिट किलोग्राम या ग्राम जो भी आप लेते हो, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपकी यहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट इज द पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स में पीपीएम से करते हैं। ये जो होता है आपका बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे जो सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ बाई मास ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि कोई भी सोल्यूशन का 1 मिलियन जो पार्ट है उसमें सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज़ द पार्ट्स पर मिलियन। तो सपोज करो आपके पास कंपोनेंट ए सोल्यूट है, उसमें बी है, तो आपको ए का अगर निकालना है पीपीएम में कितना है, तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय द मास ऑफ टोटल सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, यानी कि एक क्या आ गया 6 0 1 2 3 4 5 6। इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन क्या है 10 लाख के इक्वल होता है। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन वगैरह हुआ उस चीज़ को हम नोट डाउन करने में करते हैं कि पीपीएम में है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमारे लिए जो है वो हार्मफुल होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। ये आपके जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म थी, जितनी भी आपने करी, उसमें से जो मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, इनके ऊपर हम इन सब के ऊपर जो है, ये हम कोई भी सोल्यूशन अगर बनाते हैं तो हम मोलारिटी प्रेफर करते हैं, हम मोल फ्रैक्शन प्रेफर करते हैं, हम मास फ्रैक्शन प्रेफर करते हैं, ना कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी। क्योंकि बेटा इसमें देखो, जो आपका मोलारिटी है, मास फ्रैक्शन है या मोल फ्रैक्शन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जो मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है, या ऐसी भी कोई जो भी चीज़ है, वो किस पे कर रही है, डिपेंड वॉल्यूम पे। किसी भी चीज़ का जो मास है उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर आप इनमें से कोई भी सोल्यूशन मोलारिटी, नॉर्मेलिटी में बना के रख दोगे और सोचोगे कि अगले दिन इसका टेस्ट करके देखें, प्रैक्टिकल करें, तो उसकी नॉर्मेलिटी या मोलारिटी चेंज हुई मिलेगी 101%। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मास फ्रैक्शन है, मोलालिटी है और मास, मोल फ्रैक्शन है, ये मास डिपेंडेंट होते हैं, और किसी भी चीज़ का जो मास है वो टेम्परेचर के साथ कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए हम जब भी सोल्यूशन बनाते हैं हम प्रेफर करते हैं मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ओवर मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। ओके, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी इक्वेशन आती है। सपोज करो आपके पास दो सोल्यूशंस हैं, एक की नॉर्मेलिटी N1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, और दूसरे की नॉर्मेलिटी N2 है, उसका वॉल्यूम V2 है। तो ये आपकी नॉर्मेलिटी इक्वेशन है, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ऐसे ही अगर उनकी डिफरेंट मोलारिटी, डिफरेंट वॉल्यूम है दो सोल्यूशन की, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। कई बार क्या होता है कि जो आपका कोई भी सोल्यूशन है या कोई भी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखी होती है, उस इक्वेशन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, तो उनकी मोलारिटी में M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। तो ये N1 क्या है, ये तो आपको पता है कि मोलारिटी ऑफ वन रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ वन रिएक्टेंट, मोलारिटी ऑफ सेकंड रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड रिएक्टेंट। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2। ये वाला जो आपका है, ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। वैसे तो आपने 11वीं क्लास में भी सारा किया हुआ है, फिर भी आपको एक बार करने की ज़रूरत है क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। ओके, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ ए सोल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी N1 एंड वॉल्यूम V, अगर मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है N1 है और जिसका वॉल्यूम क्या है V1 है, उसको मैं V2 वॉल्यूम का दूसरा सोल्यूशन लेती हूँ और उसमें मिक्स करती हूँ जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है N2 है, तो हमें बोला जाता है कि फाइनल नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो। मैं इसके बिहाफ पे आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी कि बोला गया कि एक सोल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, उसको मैंने एक ऐसे सोल्यूशन में मिक्स किया जिसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, तो जो नया सोल्यूशन बना दोनों को मिक्स करने से उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो उस पे ये होगा N1, अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो फाइनल होगी वो तो N3 हो जाएगी, N1 V1 प्लस N2 V2, क्योंकि आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो।
तो जो नया सोल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी N3 और V3। अभी वॉल्यूम तो किसी भी चीज़ का जो है वो फिक्स होता है ना, वो आपने पढ़ा हुआ लिक्विड्स के अंदर वॉल्यूम फिक्स है, तो ऑब्वियस है जो वॉल्यूम V3 आएगा वो दोनों का टोटल आएगा। तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लोगे, तो N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि आपका जो V3 है यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली आप मोलैरिटीज़ भी जो है ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो जैसे आपने नॉर्मेलिटी करी है। इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है बेटा कि जो ये ऊपर वाला आपने किया है मिक्सिंग का, इसमें 2 एसिड को मिक्स करेंगे, 2 बेस को मिक्स करेंगे, तो आप ये करोगे, मतलब एसिड एसिड, बेस बेस, सोल्ट सोल्ट, जो भी हुआ है करोगे। लेकिन अगर आपको बोला गया कि मैंने एक एसिड को एक बेस में मिक्स कर दिया तो नए सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो इसमें तो आपको पता है ना कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है हर एक सोल्यूशन का, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम आएगा। सपोज करो मेरे पास एक एसिड ए है, एक बेस बी है, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रलाइज करेंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट 5 आ गया, इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, तो इट मीन्स क्या है कि इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट 5 है वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट 10 में से क्या करेगा, 5 को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बचा कितना, 10 माइनस 5, यानी कि 5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस बचा, एसिड नहीं बचा, क्योंकि एसिड तो कम था और वो बेस से कम्प्लीटली क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। बचा क्या आपका 5 ग्राम, क्या बचा, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट बचा। तो जो लेफ्ट रिएक्टेंट आपका बचा है उसको टोटल वॉल्यूम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। टोटल वॉल्यूम का मतलब एसिड प्लस बेस का वॉल्यूम, जैसे कि मान लो एसिड का जो वॉल्यूम था वो V1 था और इसका क्या था, बेस का V2 था। तो यहाँ पे निकालने के लिए 5 को V1 प्लस V2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जो आएगा वो आपका क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आएगी। क्या आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी। अगर आप इसको मोलैरिटी में चेंज करना चाहते हो तो बेस की जो है एसिडिटी होगी उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको यहाँ पे मोलैरिटी आपकी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे करेंगे। जितने भी आज को मैंने आपको टर्म्स बताई हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से देख लेना। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे न्यूमेरिकल आता है। इवन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहाँ पे न्यूमेरिकल आता है। बेसिकली जो मैंने ये आपको लास्ट में कराया सोल्यूशन को मिक्सिंग वाला, एसिड और बेस को मिक्सिंग करके कैसे न्यूट्रलाइज करना है। होप सो आप सभी को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और गिव ए कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो मैं आपके जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको लूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पे जो है बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे पास टॉपिक हैं वो सारे क्लियर रहेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने कहाँ पे पुट करना है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लो ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी ना आए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। गुड बाय।